नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग असम सर्कल का 2023 का जो कंबाइंड पोस्टमैन और एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था पेपर फर्स्ट, उसको हम लोग सॉल्व किए थे। इस सेक्शन में आपको जीके प्लस डिपार्टमेंटल जो भी सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं वो सब चीज़ें आपको मिलेगी, यानी 40 क्वेश्चन का ये क्लास हमारा रहेगा, जिसमें से 30 आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के रहेंगे, प्लस 10 क्वेश्चन आपका जीके का कवर किया जाएगा। मैथ्स का जो कि एमटीएस और पोस्टमैन दोनों के लिए है, इसको बाद में हम बताएंगे। साथ ही साथ पोस्टमैन का जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम लोग सेकंड पेपर बाद में करेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होता है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं बिहार सर्कल का 2023 का पोस्टमैन प्लस एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें पहले नंबर सवाल में आइए। पहले नंबर सवाल में दिया गया है, घरेलू डाक टिकट जमा खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है। यानी जो हमारा पीडीए फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन होता है तो वो अकाउंट कितने रुपए से खुलता है। हम अपने क्लास में उस चीज़ की चर्चा किए थे, बताए भी थे कि जो 200 रुपए से फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जाता है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशक को क्या मिलेगा। ये जो गोल्ड बॉन्ड निवेशक होते हैं सॉवरेन, इनको क्या मिलेगा। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, नाम मात्र मूल्य पर 2.5% या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक ब्याज, सोने की कीमतों से जुड़े हुए रिटर्न अर्जित करें, यानी अर्न रिटर्न्स लिंक्ड टू गोल्ड प्राइसेस। तो इसमें क्या होता है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए, अ मेनी टू वन सॉल्यूशन फॉर कलेक्शन ऑफ टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एग्जामिनेशन फी, टैक्सेस, यूनिवर्सिटी फी, स्कूल फी एंड पेमेंट इज मेड सेंट्रली इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं। जो ये सब चीज़ें इकट्ठा करते हैं, टेलीफोन बिल हो गया, बिजली बिल हो गया, परीक्षा शुल्क हो गया, विश्वविद्यालय शुल्क हो गया, स्कूल की फीस हो गया, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं। इस समाधान को क्या बोलते हैं। ए नंबर पे दिया है बिल मेल सर्विस बीएमएस, दूसरे नंबर पे दिया है ई पोस्ट, तीसरे नंबर पे दिया है ई पेमेंट, चौथे नंबर पे दिया है सीओडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से इन सब चीज़ों का कलेक्शन किया जाता है, तो इसको बोलते हैं ई पेमेंट। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 4 में आइए, दीनदयाल स्पर्श योजना के किस वर्ग के श्रेणी के बच्चों को पुरस्कार मिलता है। मतलब जो हमारा दीनदयाल स्पर्श योजना है वो किस श्रेणी के बच्चों को पुरस्कार मिलता है। तो ये जो हमारे 6 क्लास से 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं, इनको दीनदयाल स्पर्श योजना का लाभ मिलता है। ये स्कॉलरशिप है। दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है, ये स्कॉलरशिप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 5वें नंबर सवाल में देखिए, रात्रिकालीन डाकघर के काम के घंटे कौन तय करता है। मतलब जो नाइट पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर है वो किसके द्वारा तय किया जाता है। तो जो हमारे सीपीएमजी होते हैं, मतलब सर्किल अध्यक्ष जो होते हैं, वही रात्रिकालीन डाकघर के काम के घंटे का निर्धारण वो करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी हो जाएगा मंडल का प्रमुख। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए, नगद कार्यालय और उप कार्यालय के बीच आदान प्रदान किए गए मेल बैग को दे मेल सूचियों में प्रविष्ट प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। उसकी प्रविष्टि को किस चिन्ह से, सिंबल से नोटिफाई करते हैं।
Mail bags exchanged between a cash office and the sub office are denoted in the due mail list by the designation symbol. तो इसका जो सिंबल होता है, ए तो होता नहीं है, सी भी नहीं होता, एम भी नहीं होता, इसका सिंबल होता है एफ. क्या होता है? एफ. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए, केवल पत्रों के लिए, फॉर लेटर्स ओनली, अंकित लेटर बॉक्स का उपयोग केवल पोस्ट करने के लिए किया जाना चाहिए. क्या पोस्ट करने के लिए? पोस्ट कार्ड बी नंबर पे दिया है, लेटर सी नंबर पे दिया है, सभी लेखों के लिए. देखिए, जब कभी भी ये चीज लिखा रहेगा फॉर लेटर्स ओनली, क्या लिखा रहेगा? फॉर लेटर्स ओनली. इसका मतलब ये होता है कि केवल लेटर और पोस्ट कार्ड को ही आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, बाकी चीजें आप उसमें पोस्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों. प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 में दिया गया है, डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो डाक सेवा बोर्ड में 6 सदस्य होते हैं, सभी को पता है. इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. स्पीड पोस्ट, नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट लेख कितने रुपए तक बीमा कराया जा सकता है? मतलब स्पीड पोस्ट का बीमा कितने रुपए तक कराया जा सकता है? तो 1 लाख तक स्पीड पोस्ट का बीमा, आर्टिकल का बीमा हम करवा सकते हैं. इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प सीट? माई स्टैम्प सभी लोग पढ़े थे, जब हम स्टैम्प के बारे में जानकारी दिए थे तो उसमें माई स्टैम्प्स का भी था. माई स्टैम्प्स के एक सीट की कीमत कितनी होती है, यही पूछा गया है. तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि माई स्टैम्प्स के एक सीट की कीमत 300 रुपए होती है और फिलेटलिक डिपॉजिट अकाउंट हमारा 200 रुपए से खुलता है, उसको ध्यान में रखे रहिएगा. इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. 11 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? पोस्ट बॉक्स संख्या के आधार पर अन्य व्यक्ति या फर्मों को संबोधित लेख पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाते हैं सिवाय इनके. देखिए, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. इसमें यह बोला जाता है कि जैसे आप जो पोस्ट बॉक्स लेते हैं तो उस पोस्ट बॉक्स का इस्तेमाल किराएदार, रेंटर के अलावा और कौन कौन कर सकते हैं? तो जो कर सकते हैं उन्हीं के बारे में हमें बताना है. 11 नंबर पे जो ऑप्शन है वो इस तरह से रहेंगे. ए में केवल 1, बी में 1 2 3, सी में 1 2 3 4, डी में केवल 4. तो आइए पहले ऑप्शन देखते हैं. पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाली फर्म के वैध कर्मियों को संबोधित लेख, ये बिल्कुल सही है. इनको दिया जाता है किराए पर. किराएदार के परिवार के सदस्यों और मेहमानों को संबोधित लेख, ये भी सही है. प्रशिक्षुओं या किसी मान्यता प्राप्त और ज्ञात प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित संस्थान को संबोधित लेख, ये भी सही है. किराएदार के साथ रहने वाले आकस्मिक आगंतुकों और वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को संबोधित लेख, ये भी बिल्कुल सही है. तो आइए अब ऑप्शन में देखते हैं. यहां पर तो हमारे सभी ऑप्शन सही हैं. तो 1 2 3 4 इसमें सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. बैग रिटर्न्ड एम्प्टी टू यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस, डीबीओ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सीबीओ सर्किल बैग ऑफिस, पीओ पोस्ट ऑफिस आर ट्रीटेड एज. इनको किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है? तो इस तरह के जो हमारे बैग होते हैं इनको हम पैकेट बैग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैकेट बैग. यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. वह मेल कार्यालय जो केवल बंद थैलों का व्यापार करता है ट्रांजिट मेल ऑफिस बोलते हैं. बार बार वही चीज पूछा गया है. इसको टीएमओ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांजिट मेल ऑफिस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. पोस्ट बैग क्या है? पोस्ट बैग क्या है? ए नंबर पे दिया है, उस बैग का नाम जिसमें डाकिया डिलीवरी के समय पत्र ले जाता है. ये पोस्ट बैग नहीं होता, ये गलत है.
बी नंबर पे दिया है किराएदार को एक बैग में डाक सामग्री बंद स्थिति में पहुंचाने की प्रणाली, यानी सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इन अ बैग टू द रेंटर इन अ लॉक्ड कंडीशन। इसी को पोस्ट बैग बोलते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सी नंबर भी देख लीजिए, उस बैग का नाम जिनमें कैनवास बैग एक साथ रखे जाते हैं, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का बी। 15 नंबर प्रश्न में आइए, वस्तुओं को वापस लेने के आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे। मतलब जब डॉक्यूमेंट को आप वापस लेते हैं, उसको रिकॉल करवाते हैं, तो उसके साथ में क्या क्या एप्लीकेशन के साथ में संलग्न होना चाहिए, उसको बताना है। एक विवरण जिसमें यह बताया गया हो कि वापस बुलाने की मांग क्यों की गई है, भाई उसका स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए, ये राइट है। आवेदन में चिपकाए गए डाक टिकटों के आकार में निर्धारित शुल्क को भी बताना है। बीमाकृत या पंजीकृत या स्पीड पोस्ट लेख के संबंध में मूल रसीद की प्रतियां, कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट जो है, उसको भी आपको लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 15 नंबर का क्या हो जाएगा डी। अब 16 नंबर सवाल में आइए, अ डैश डैश आर्टिकल इज अ वर्नाकुलर आर्टिकल on which the incorrect destination has been written in English by the Office of Posting। यानी लेख एक स्थानीय भाषा का लेख है जिस पर पोस्टिंग कार्यालय द्वारा अंग्रेजी में गलत गंतव्य लिख दिया गया है या लिखा गया है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मिसडायरेक्टेड आर्टिकल बोला जाता है, गलत निर्देशित लेख। मिसेंट आर्टिकल होता है, जैसे मान लो किसी पोस्ट ऑफिस को भेजना था, गलती से दूसरे पोस्ट ऑफिस में चला गया, वो मिसेंट होता है। मिस रूटेड अलग होता है, एक रूट से भेजना था दूसरे रूट से चला गया, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर में देखिए, आ रिटर्न लेटर ऑफिस डील्स विथ, जो आरएलओ ऑफिस होता है वो क्या डील करते हैं, अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स, रीडायरेक्ट एंड रिकॉल आर्टिकल्स। तो जो आरएलओ सेक्शन होता है वो अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल को डील करते हैं, ना कि रीडायरेक्ट एंड रिकॉल आर्टिकल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, यानी ए। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का कौन सा खंड संबोधन की विधि, यानी मेथड ऑफ एड्रेसिंग जो हमारा था, वो किसमें बताया गया है, तो आपके क्लास नंबर 26 में, यानी राइट आंसर इसका बी होगा 18 नंबर का। उसमें आपको बताया गया है मेथड ऑफ एड्रेसिंग के बारे में जानकारी दिया गया है, पीओजी गाइड पार्ट 1 में। फिर 19 नंबर में आइए, स्टेशन बंडल आमतौर पर तब तैयार किए जाते हैं जब किसी कार्यालय के लिए भुगतान या अवैतनिक वस्तुओं की संख्या अधिक हो जाती है। मतलब कितनी संख्या होने पर स्टेशन बंडल तैयार किए जाते हैं, तो इसमें से ऑप्शन दिया है 10, 25, 14, 20। तो जब भी 14 से ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें स्टेशन बंडल आमतौर पर तैयार किए जाएंगे। कितने लेख पर, 14 से ज्यादा लेख पर। 20 नंबर सवाल में देखिए, नगद में डाक के पूर्व भुगतान के लिए मंजूरी जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज किसके माध्यम से अलाउ रहता है, इसी के बारे में पूछा गया है, कौन ऑथराइज करता है। तो इसमें जो हेड ऑफ द सर्कल होते हैं, सर्कल के प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैश इन कैश का ऑथराइज किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर सवाल में देखिए, द वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड, गैर पंजीकृत पार्सल का वजन 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर का क्या हो जाएगा, सी। फिर इसके बाद, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर बुकिंग इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट्स, अंतरराष्ट्रीय ट्रैक किए गए पैकेटों की बुकिंग के लिए वजन सीमा कितना होता है।
तो इसका वजन सीमा होता है 2 किलोग्राम। 35 किलोग्राम तो आपका स्पीड पोस्ट का होता है, अब वो घट चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक वस्तु पर नीचे के कोने पर प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए। भाई जो हम आर्टिकल बुक करते हैं, भेजते हैं किसी को, उसमें यह पूछा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर जो प्रेषक का नाम और पता होता है वो क्यों होना चाहिए। ए नंबर पे दिया है, डिलीवरी ना होने की स्थिति में इसी प्रेषक को वापस बिना खोले और बिना देरी से लौटा दिया जाए। जैसे मान लीजिए उस आर्टिकल की अगर डिलीवरी नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो उसकी वापसी जल्दी से जल्दी हो जाए और उसको प्राप्त हो जाए। विभिन्न रिटर्न लेटर और कार्यालयों में हर साल बड़ी संख्या में अपंजीकृत वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। भाई उनका एड्रेस अगर नहीं लिखा रहता है प्रेषक का, सेंडर का, तो वो क्या करेंगे, आरएलओ चली जाती हैं। इसलिए ये दोनों चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 24 में देखिए, सेना डाक सेवाओं का प्रमुख कौन होता है, मतलब आर्मी पोस्टल सर्विसेज का हेड कौन होता है। तो एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो एपीएस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं दिल्ली में, वही सेना डाक सेवाओं के प्रमुख होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 25 में नजर डालिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते को खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 वर्ष से पहले बंद करने को कैसे नियमित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट हमारा ओपन हुआ है, उसमें अगर हमको 1 वर्ष के बाद खाता बंद कर रहे हैं, 2 वर्ष के पहले, 1 वर्ष के बाद यानी 2 वर्ष के पहले, तो उसमें हमको क्या पेनाल्टी मिलेगी, क्या चीज़ देना पड़ेगा। तो आइए उसको देखते हैं। ए नंबर पे दिया गया है, कोई ब्याज देय नहीं होगा, और यदि खाते में कोई ब्याज भुगतान किया गया है तो उसको मूलधन से वसूल किया जाएगा। ये चीज़ गलत है, ब्याज उसमें मिलता है। मूल राशि से 1.5% के बराबर राशि काटी जाएगी, ये सही है। बी आंसर इसका सही है। मूल राशि से 1% के बराबर राशि काट ली जाएगी। ये तब होता है जब 2 वर्ष के बाद आप क्लोज करेंगे। तो 2 वर्ष के पहले क्लोज कर रहे हैं, 1 वर्ष के बाद कर रहे हैं, तो मूल राशि से आपका 1.5% काट लिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न क्रमांक 26 में नजर डालिए, सुकन्या समृद्धि खाता के बारे में निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए। बालिका के परिपक्वता की आयु अर्थात 18 वर्ष प्राप्त करने के बाद खाते से निकासी की जा सकती है। बिल्कुल सही है, 18 वर्ष प्राप्त करने के बाद भाई खाते से पैसा निकाला जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद खाता बंद किया जाता है। ये भी सही है कि 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी होती है और 18 वर्ष तक में आप क्या करते हैं, खाता से पैसा निकाल सकते हैं। बालिका की परिपक्वता की आयु माने 18 वर्ष या शादी करने के टाइम पे। तो इसका ऐसा ऑप्शन देखिए जो ए और बी दोनों सही हों, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर का सी सही हो जाएगा क्योंकि दोनों कथन हमारे सत्य हैं। 27 नंबर प्रश्न में आइए, डाक शुल्क अपर्याप्त भुगतान होने पर आधिकारिक डाक लेखों की डिलीवरी पर लगने वाला डाक शुल्क क्या है। जैसे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होता है, ठीक है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में जो इनसफिशिएंटली पोस्टेज पेड किए जाते हैं उनमें क्या चार्ज लिया जाएगा। देखिए हम बताए थे पहले भी आपको कि 2 चीजें होती हैं, एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो गया, एक नॉर्मल पर्सन के लिए हो गया। तो जो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होते हैं उसमें उतना ही शुल्क लिया जाता है। डेफिशिएंसी में डेफिशिएंसी का ही चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ डेफिशिएंसी की बात की गई है, तो डबल द डेफिशिएंसी नहीं होगा। इक्वल द प्रीपेड रेट इक्वल टू डेफिशिएंसी, यानी इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, कमी की मात्रा का 2 गुना। देखिए तब लगता है जब सिंपल आदमी के लिए होता है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमी के बराबर, यानी बी। 27 का हो जाएगा बी। 28 नंबर प्रश्न में आइए, समाचार पत्र जिनके संबंध में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1967 में निर्धारित नियमों बाद में संशोधित का अनुपालन कर नहीं किया गया है, उन्हें क्या करना चाहिए या उन्हें क्या होना चाहिए। तो देखिए जो समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम का जो पालन नहीं करते हैं
उसमें समाचार पत्र दर पर शुल्क लिया गया है, ये गलत है। पुस्तक पैकेट दर पर शुल्क लिया गया है, ये भी गलत है। पत्र शुल्क लिया गया है, ये भी गलत है। निषिद्ध वस्तु के रूप में माना जाता है, उनको क्या माना जाता है? निषिद्ध वस्तु के रूप में, यानी प्रोहिबिटेड आर्टिकल की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। सर्किल बैग कार्यालय का अर्थ क्या है? सर्किल बैग ऑफिस का क्या अर्थ है? ए नंबर पे दिया है हेड रिकॉर्ड ऑफिस एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस इन आरएमएस, गलत है, यह ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चीज दिया है पोस्टल स्टोर डिपोट सिचुएटेड एट द पोस्टल रीजनल हेड क्वार्टर, ये रीजनल हेड क्वार्टर में नहीं होते हैं। पोस्टल स्टोर डिपोट सिचुएटेड एट द बोथ सर्कल एंड पोस्टल रीजनल हेड क्वार्टर, ये भी गलत है। पोस्टल स्टोर डिपोट सिचुएटेड एट द सर्किल हेड क्वार्टर, ये सही है। तो डाक भंडार डिपो सर्कल मुख्यालय पर स्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 30 में दिया गया है निम्नलिखित में से किस माध्यम से ग्राहक पार्सल की डिलीवरी ले सकते हैं? तो पार्सल की डिलीवरी जो होती है, ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है स्मार्ट डिलीवरी, बी नंबर पे दिया गया है स्मार्ट पोस्ट कियोस्क, सी नंबर पे स्मार्ट सेल्फ बुकिंग, डी नंबर पे दिया गया है स्मार्ट पोस्ट इन्फो। तो जो हमारा स्मार्ट डिलीवरी होता है, स्मार्ट DEL, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये रहा आपका डिपार्टमेंटल सेक्शन। अब आइए चर्चा करते हैं जीके सेक्शन का। इसमें 2 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। 32 नंबर पे दिया गया है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो राजनीतिक दलों को हमेशा चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग आवंटित करता है, ना कि भारत सरकार करता है, ना कि पार्टी के नेता करते हैं, ना भारत का संविधान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, इसको ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लीजिएगा, आता रहता है। तो ये महाराष्ट्र में है। काम के दौरान सही या गलत व्यवहार से निपटने के लिए किसी संगठन, कंपनी या समूह द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों का, प्रक्रियाओं का सेट क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं नैतिकता या एथिक्स। क्या बोलते हैं? एथिक्स। यहां पे देखिएगा, मोरल नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिक्स। इंग्लिश वाला देख लीजिए। तो एथिक्स में ही ये सब चीजें होती हैं। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 14 जो हमारा संविधान में बताया गया है, वो समानता के अधिकार का बताया गया है, यानी राइट ऑफ इक्वलिटी, सी आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की तट रेखा सबसे ज्यादा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप बताइए, सोचिए क्या होगा। तो मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? केरल राज्य से है। जो कभी केरल गए होंगे उनको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1919 में मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था? तो 1919 में एक समाचार पत्र जारी किया गया था जिनका नाम है स्वतंत्र, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा जारी किया गया था। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, सबको पता होगा। कौन सी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी हैं? तो सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में विमानन के जनक कौन हैं? तो भारत में विमानन के जनक, आप ये ना सोचिएगा कि वो विमान के जनक की बात कर रहा है, तो JRD टाटा जो हैं ये विमानन के जनक हैं। इनको वो विमान का नहीं है जो APJ अब्दुल कलाम में लगा दो, वो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये रहा आपका जीके का सेक्शन। आप इसको देखिएगा, इसका PDF भी आपको हम भेज देंगे। तो इसमें आपका पोस्टमैन प्लस MTS 2023 का ये साल पेपर है। इसको अच्छे से देखिएगा, करिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। जो ना समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।